हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम टीना मिर्तिया है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ईएफएम डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैंने नेट जेआरएफ किया है 2019 जून में कॉमर्स से। उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स में नेट किया है दिसंबर 2018 में। मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि एमकॉम जैना यूनिवर्सिटी से कर चुकी हूँ, जिसकी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ। और फ़िलहाल मैं वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर की कैपेसिटी में भी सर्व कर रही हूँ। मतलब मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ जैना यूनिवर्सिटी के अंदर। आज हमारा टॉपिक या कह सकते हैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पैरेलली मैंने कहा था कि आपको नए सब्जेक्ट में स्टार्ट करूँगी, जिसमें ये आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम डिमांड से स्टार्ट करेंगे, मांग। ठीक है। कंज्यूमर्स डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, उपभोक्ता की मांग तथा मांग के नियम। मैंने कहा था कि मैं बाइलिंगुअल सेक्शंस रखूँगी ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, वो मेरे नोट्स या लेक्चर्स को इक्वली वर्थ समझे। सबसे पहले मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, डिमांड होता क्या है। डिमांड है the demand for commodity is that quantity of commodity that will be bought at a given price in a given period of time. Demand is also based on ability to pay. If you can't pay, you have no effective demand. देखो, इतना जो इसमें लिखा है मैं इसका एक आम भाषा में एक समझ आपको जो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीकॉम के अंदर आते हैं, जो कि काफ़ी लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं और काफ़ी नहीं आते हैं, 12th में उनका नहीं रहा होता है। तो जिनका है उनको तो कोई समझ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनका नहीं है मैं उनके हिसाब से बात करूँगी। ठीक है। देखो, मांग क्या होती है। मांग के अंदर कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए कोई ना कोई पेमेंट करोगे, प्राइस। जैसे कि अगर आपको डेयरी मिल्क चाहिए तो आप उसके लिए जो भी उसकी प्राइस होगी वो पे करोगे। ठीक है। लेकिन अगर अभी चाहिए तो अभी पेमेंट करोगे। ठीक है। ये नहीं होगा कि आप अभी चाहिए और आप 2 साल बाद पेमेंट करने वाले हो। ठीक है। और दूसरा फैक्टर, आपको चाहिए अभी लेकिन आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आप पेमेंट करोगे कहाँ से। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, जितना उसकी प्राइस है उतना आपके पास है, लेकिन आप पे करना नहीं चाहते, तो उस इन सभी केसेस में, यानी आपके पास पैसे का ना होना जिस वक्त पे आपको चाहिए उस वक्त, या आपके पास होना पर आपकी इच्छा ना होना, है ना, ये सभी चीज़ें, अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो, मेरा मतलब यह है कि कोई भी एक चीज़ या आपकी इच्छा ना हो या आपके पास हो ही ना, जितनी प्राइस उस प्रोडक्ट की है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो फिर आपकी कोई डिमांड नहीं है, आपकी कोई मांग है ही नहीं। ये सारे फैक्टर जब इक्वल एक टाइम पे सब कुछ होगा तभी आपकी मांग है, इफ़ेक्टिव मांग है, यानी कि प्रभावी मांग है आपकी, इफ़ेक्टिव डिमांड। आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दी गई कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। मांग भुगतान करने की क्षमता पर भी आधारित होती है। यदि आप भुगतान नहीं कर सकते तो आपकी कोई प्रभावी मांग है ही नहीं। ठीक है, समझ गए। जो अर्थशास्त्री है ना, वो डिमांड को अमाउंट ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है उससे मेज़र करते हैं कि कोई कितना उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है और उसकी एबिलिटी कितनी है, यानी वो कितना पेमेंट करने की क्षमता रखता है, जो कि मैं अभी आपको बता के आई हूँ। ठीक है। डिमांड जो है वो नीड्स और वांट्स दोनों पे ही डिपेंड करती है।
एक तो ज़रूरत होती है आपकी और एक सिर्फ आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों को एक उनका एक जो मिक्स है, उनका जो ब्लेंड है, डिमांड उसी पे, मांग उसी पे आधारित है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगी कि क्या फ़र्क है। सुनने में सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है कि डिमांड क्या है, मांग क्या है, ज़रूरत क्या है, आवश्यकता या जो भी, सुनने में सब एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन एक सब कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। इसके अंदर बहुत छोटा छोटा फ़र्क है, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, एक सबसे पहले उससे मतलब फ़र्क बताने से पहले मैं आपको एक और फ़र्क बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने डिमांड आपको बताया, मांग आपको बताई कि वो सारे फैक्टर उसमें इन्वॉल्व थे कि इच्छा भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मतलब आपके पास पैसा होना भी चाहिए, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए इसी पर्टिकुलर टाइम पे। फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर अभी पॉइंट पे। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी डिमांड यानी कि मांग, मात्रा, यानी अभी कितनी आपने खरीदी। अब सारा का सारा तो प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले ना। अब एक छोटा अब मतलब अगर आप जाओगे तो डेयरी मिल्क की पूरी दुकान तो नहीं खरीद के लाओगे। आपको एक एक पर्टिकुलर 10 चाहिए, 5 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, जितने भी चाहिए, तो आप उतने का ही पेमेंट करोगे। तो जितना आपने, जितनी यूनिट्स के लिए जितना पेमेंट किया ना, उसे क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। और डिमांड यानी सिर्फ आपके पास है, आपके पास ये वो, तो जितना आपने ख़रीदा, जितना प्राइस पे करके, वो आपका क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग मात्रा, ठीक है। और डिमांड हुई सिर्फ मांग। तो नॉर्मली हम होता क्या है, आप भी अगर इसको इस तरह से नहीं सोचें कि हम बुक में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने हिसाब से भी आप बात करें तो आप यही कहेंगे कि मैं ये चीज़ तब ख़रीदूँगा जब मेरे पास मतलब थोड़ा टाइम वेट कर देता हूँ, कुछ टाइम बाद इसकी रेट तो कम होनी है ना। या फिर ऐसा हो सकता है अभी इसकी कम है तो मैं अभी ख़रीद देता हूँ, चाहे ज़रूरत है या नहीं। तो जनरली हम ऐसा ही करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में और डिमांड में एक उल्टा, क्या होता है, रिवर्स, विपरीत संबंध है, ठीक है। जब कम होती है प्राइस तब हम डिमांड बढ़ाते हैं, और जब प्राइस ज़्यादा होती है हम डिमांड कम कर देते हैं। वही एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड है, यानी मांग का नियम है। पर इसकी कंडीशन जो है वो ये है कि सभी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स को, प्राइस और डिमांड में, यानी कि कितनी कीमत है और हमें कितनी चीज़ खरीदनी है। प्राइस बढ़ेगी हम कम खरीदेंगे, प्राइस कम होगी हम ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन ये काम कब करेगा, जब बाकी चीज़ें सब कांस्टेंट हो, उनमें कोई बदलाव नहीं हो, सब स्थिर हो। बाकी चीज़ें क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको कहा था कि डिज़ायर, वांट और डिमांड तीनों ही चीज़ें अलग हैं। नीड तो आपको पता चल गया, यानी आपकी ज़रूरत, वो तो आपको पता है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। अब इसको हिंदी में कहें तो इच्छा, आवश्यकता और मांग, इनके बीच में डिफरेंस है। बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम जब भी होता है उनमें काफ़ी पूछा जाता है। शायद हो सकता है अभी आपको ग्रेजुएशन वगैरह में ना पूछा जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो देखो, डिज़ायर इज़ जस्ट अ विश। आपको भाई अभी बैठे बैठे आपको एसयूवी खरीदनी है, आपको ऑडी खरीदनी है, आपको ये खरीदना है, आपको वो खरीदना है, ये सब आपकी डिज़ायर है, ठीक है। आपकी सिर्फ इच्छा है, ये हो मेरे पास, वो हो, वो ये हो, है ना। मतलब बड़ी बड़ी आप सपने जो देखते हो वो सब आपकी डिज़ायर है, इच्छा है, विश है, भगवान ये मेरे को दे, वो दे दे, लाइक दैट। फिर अब आप, जो आपकी इच्छा है, अब ये आपकी वांट कब बनेगी, ये आपकी आवश्यकता कब बनेगी कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो ये वाली चीज़ें, इसमें दो चीज़ें और ऐड हो जाएगी। जो आपकी इच्छा थी ना, मतलब आप सपने जो देख रहे थे, उनके अंदर दो चीज़ें आप और मिला दो, क्रय शक्ति और व्यय करने की तत्परता। यानी कि आपके पास पैसा होना भी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी भी चाहिए, और आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उसको खर्च करने की, ठीक है। होने से तो कुछ नहीं होता, पैसा पड़ा है लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते, तो उसका क्या मतलब। अब इसमें डिमांड कब बनेगा ये,
अभी तक हो गया। अब इसमें एक दो फैक्टर और ऐड हो गए उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अभी जिस प्राइस पे जिस वक्त आप ख़रीद रहे हो उसी वक्त आपके पास पैसा होना चाहिए और आपको उसको खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब मन होना चाहिए, आप करोगे डेफिनेटली। ठीक है, यानी कि आवश्यकता में निश्चित समय एवं कीमत का समावेश ही मांग कहलाता है। समझ गए? मतलब इसको इस तरह से सोचो कि ये बढ़ने वाली प्रक्रिया है। पहले आपने एक सपना देखा, यानी विश किया आपने कि ये हो जाए वो हो जाए, वो तो आपकी डिज़ायर हो गई। फिर आपकी वांट कब बनी? जब आपके पास, आपको लग रहा है कि है यार मेरे पास, मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये आपकी वांट हुई, यानी आवश्यकता हुई। फिर डिमांड कब हुई? जब आपने उस पॉइंट पे जाके शॉप पे उतना प्राइस पे किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने उसको ख़रीदा, यानी टाइम और प्राइस, समय और कीमत, निश्चित समय और निश्चित कीमत पे का जब उसका समावेश हुआ, यानी कॉम्बिनेशन, मतलब इंटीग्रेशन हुआ, यानी सारे फैक्टर्स मिले उसमें, तब जाके वो डिमांड यानी मांग बनी। ठीक है, और ये जो मैंने कहा डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांग या मांग की मात्रा में अंतर, ये जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके पास सामने ये लेके आई हूँ। तो देखो, डिमांड रेफर्स टू कर्व एंड क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कर्व। इसको मैंने सिंपल ब्रीफ में बताया, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहूँ, डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करोगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप पूरी की पूरी डेयरी मिल्क की शॉप तो नहीं ख़रीद के जाओगे, आपको एक यूनिट चाहिए, 10 यूनिट चाहिए, पाँच चाहिए। अगर बर्थडे पार्टी कर रहे हो आप, बच्चों के बहुत सारे बच्चों के लिए लेके जा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100, तो जितनी भी आपने ली है ना, वो यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड होगी, यानी कि वो एक पॉइंट पे आपका मेजरमेंट होगा डिमांड कर्व पे, यानी मांग वक्र पे, वो आपके आगे आएगा क्या होता है मांग वक्र। लेकिन अगर आप पूरा डिमांड कर्व देखो स्टार्ट टू एंड, वो आपका क्या होगा, वो डिमांड है, यानी मांग है। पूरे के पूरे पे इतने पॉइंट पे इतनी प्राइस, इतने पे इतनी डिमांड, मतलब कंप्लीट होगा तो वो डिमांड है, मांग है। लेकिन किसी एक पॉइंट पे देखा जाए, यानी कि आपने कितना पेमेंट करके कितनी यूनिट खरीदी, वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। समझे? अभी जब ग्राफ आएगा तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, ये क्या होता है? जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि उनमें किनमें, कीमत में और वस्तु की मात्रा में जो विपरीत संबंध है, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी आप कम खरीदोगे, जब प्राइस कम होगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे। ये जो विपरीत संबंध है, यही आपका मांग का नियम है और कोई अलग चीज़ नहीं है। सेटरस पैरिबस का मतलब होता है जब सब कुछ कांस्टेंट हो, सब कुछ स्थिर हो। वो सब कुछ क्या स्थिर होगा वो आगे बताएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, ये आप इकोनॉमिक्स का बेस समझ सकते हो। अब ये है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, यानी मांग सारणी और मांग वक्र। इनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपने डिस्कशन किया है ना कि डिमांड इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड के, मतलब मात्रा, क्वांटिटी आपको चाहिए, इतनी वस्तु की मात्रा आपको चाहिए। तो जब आप बंदा लाइक ऐसे सोचो कि 5 रुपये पे आपको 1 यूनिट मिली, फिर जब आप 10 रुपये हो तो आपने 2 यूनिट खरीदी, ऐसे मतलब करते जाओ, एक टेबल सी बना दी, तो वो हुई आपकी मांग सारणी। ठीक है, और यानी डिमांड शेड्यूल। और उसी चीज़ को अगर आप कर्व यानी वक्र के रूप में बताओ तो वो आपका होता है डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र। जैसा कि दिस इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि कितने प्राइस पे कितनी आपने ख़रीदा। मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो आप कम खरीद रहे हो, कम हो रही है तो ज़्यादा खरीद रहे हो, उसका एक पूरा एक टेबल बनाना, वो डिमांड शेड्यूल होता है, यानी मांग सारणी। इस प्रकार यह तालिका कीमत एवं वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कार्यात्मक संबंध को बताती है कि आपने किया क्या, कितना खरीदा, क्या नहीं खरीदा। ठीक है, ये 2 तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल
और मार्केट, यानी कि व्यक्तिगत हो सकता है एक इंसान का, और पूरा कंप्लीट तो होगा ही, पूरा बाज़ार का तो होगा ही। यानी कि अगर मैं अपना बनाती हूँ कि मेरे को मैंने 5 रुपये थे तो मैंने कितनी यूनिट खरीदी, अगर उसकी वही चीज़ अगर 25 रुपये होगी तो मैं उसको ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ, कितनी ख़रीदूँ, उसको करते जाऊँ। वो तो हुआ मेरा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल। और वही अगर मेरे तरह पूरे मार्केट में कितने लोग हैं, जितने भी खरीदने वाले लोग खरीदार हैं, है ना, तो उन सबका जब जोड़ के बनाया जाता है तो वो बाज़ार की मांग सारणी होती है, यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल। It is a tabular representation showing various goods that all consumers are willing to buy at different price level over a period of time. यह वह वस्तु की विभिन्न मात्राओं का एक सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व है जिस पर सभी उपभोक्ता एक निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न मूल्य स्तरों पर खरीदने को तैयार रहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तो किसी एक का होगा, और बाज़ार की बात आए, मार्केट की बात आए तो सबको जोड़ दो, सभी कंज्यूमर्स को एक साथ ले आओ, सभी उपभोक्ताओं को। ठीक है, ये देखो जैसा मैंने कहा था, देखो प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, 50 रुपये पे 2 क्वांटिटी खरीदी, 40 पे 3, 30 पे 5, 20 पे 6। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़े जा रही है। ए को देख लो, बी का भी देख लो, सी का भी देख लो। अब अगर ए की बात करो तो वो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत हो गया, बी की अकेली की बात करो तो वो भी व्यक्तिगत हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड सी की बात करो तो वो भी व्यक्तिगत हो गया। अब ए, बी और सी तीनों को जोड़ दो तो वो मार्केट डिमांड हुआ। ठीक है, यानी कि बाज़ार मांग सारणी। दिख रहा है आपको? अब डिमांड कर्व यानी मांग वक्र। डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अभी आपने देखा, टेबल देखी, उसी को अगर आप ग्राफ पे लेके आओ, उसको मतलब रेखा चित्र पर बनाओ, तो जो प्रस्तुति उसकी होगी, जिस तरह से वो बनाया जाएगा, उसको कर्व बोलते हैं। सीधी सी बात है, आपने एक टेबल बनाई, अब उस टेबल को अगर ग्राफिकल फॉर्म में बनाते हो तो आपका क्या होगा, मांग वक्र होगा, डिमांड कर्व होगा। वो भी सेम, अब जब मांग वक्र वही चीज़ है तो वो व्यक्तिगत भी होगा और बाजार मांग वक्र भी होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाजार मांग वक्र किसी दिए गए बाजार में व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग है, यानी सबका क्यूमुलेट करके, वही सेम चीज़ है। वहाँ पे वो टेबल है, उस टेबल को ग्राफ का फॉर्म बनाते ही वो वक्र हो जाएगा, यानी कर्व हो जाएगा, उसका कह सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखें आप, जैसे ए का हो गया फर्स्ट वाला, दूसरा वाला बी का हो गया। अब अगर उन दोनों को जोड़ें तो वो मार्केट हो गया, जो लास्ट फिगर दिख रहा है ना आपको, ए बी सी। तो ए तो हो गया फर्स्ट एक कंज्यूमर का, बी हो गया एक कंज्यूमर, सी जो मार्केट डीएम लिखा ना, मतलब वो हो गया क्यूमुलेटिव सबका। ये कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हम बाद में देखेंगे। बस तो दिख रहा है आपको, देखना क्या है, ये देखो P1 प्राइस पे डिमांड है आपकी, P2 प्राइस पे, मतलब जैसे ही आपकी प्राइस कम हुई, आप फर्स्ट ग्राफ में देखो P1 प्राइस पे डिमांड कितनी थी, 2 क्वांटिटी खरीद रहा था। फिर P2 प्राइस यानी P1 से P2 यानी प्राइस कम हो गई, तब क्या हुआ, ये पॉइंट आगे चला गया, यानी डिमांड कितना हो गया, नीचे हो गया, मतलब 4 पॉइंट पे डिमांड हो गया। P1 पे 2 क्वांटिटी, प्राइस कम हुई तो 4 क्वांटिटी। इस तरह से अगर दूसरा कर्व देखो तो P1 पे 3 क्वांटिटी खरीद रहा है और P2 पे 6 क्वांटिटी खरीद रहा है। अब अगर इसको मार्केट पे लाया जाए, तो मतलब ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो ये होगा, P1 क्वांटिटी पे 5 यूनिट्स सेल आउट हो रही है, 2 + 3 5, और P2 क्वांटिटी पे 10 यूनिट सेल आउट हो रही है, यानी 4 + 6 10। दिख रहा है आपको? ये ग्राफ वगैरह तो आपने 10th में भी बनाया है, तो आपको इजीली बन जाएगा, ज्योमेट्री तो पढ़ी है ना। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये जो भी आपने सब कुछ देखा, मांग का नियम जो भी पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी, कि डिमांड मतलब प्राइस विपरीत संबंध जो आपने पढ़ा था कि
अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, मतलब विपरीत संबंध जो है। तो वो उसके पीछे जो मान्यताएं हैं जो किस पे बेस है, क्योंकि जब भी कोई लॉ होता है, जब भी कोई नियम बनता है, तो वो ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे कोई ना कोई आपको किसी चीज़ को असम्पशंस लेने पड़ते हैं, कोई ना कोई मानना पड़ता है। जैसे ज्योमेट्री में कहते हैं ना, लेट अस अज्यूम, ये हम मान लेते हैं कि एक्स है वाई है, उस तरह से। तो मैंने कहा वहाँ पे आपको एक वर्ड बताया था, सिटेरस पेरेबस, यानी सब कुछ स्थिर रहे। तो सब कुछ क्या स्थिर रहे, कौन सी चीज़ें को स्थिर रखनी है यहाँ पर, वहाँ पे स्थिर रहेगा यानी आपकी जो कंज्यूमर है उसकी हैबिट भी नहीं बदले, यानी आदतें, कस्टम्स, ट्रेडिशंस कोई चेंज नहीं हो, यानी कि उसको उसकी आदतों में, रीति रिवाजों में कोई फ़र्क नहीं आए, सब सेम रहे। ना उसे ये लग रहा हो कि, दूसरा पॉइंट, भविष्य की कीमतों के बारे में भी उसे कोई बदलाव की आशंका ना हो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी आज ख़रीद लो, या उसे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि फ्यूचर में कम हो जाएगी तो आज मत खरीदो, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। सब कुछ स्थिर है। आपकी उसकी कंज्यूमर की प्रेफरेंस यानी प्राथमिकताएं भी नहीं बदलनी चाहिए कि नहीं आज मुझे ये अच्छा लग रहा है, कल मुझे कुछ और अच्छा लग रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या रिलेटेड गुड्स क्या हैं? रिलेटेड गुड्स जैसे कि एक होता है सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक। सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती हैं जैसे कि आप अगर डेयरी मिल्क खाते हो, खाते खाते आपको लगा कि किट कैट भी खाया जा सकता है, मतलब आज छोड़ो डेयरी मिल्क नहीं खाते, वो उसकी रेट या इसका नहीं, आज किट कैट खाते हैं, तो वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूट है यानी प्रतिस्थापन। तो वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। तो एक बार के लिए ये माना जाएगा कि उनमें एक दूसरे का कोई प्रभाव अभी नहीं है, वो सब स्थिर है। पूरक वो होती हैं कि कार और पेट्रोल, तो कार में यूज़ कम करोगे ना, तो पेट्रोल की रेट्स आएगी, चलो छोड़ो यार नहीं चलाते आ जाते, या फिर आज कार की बजाय स्कूटी से चले जाते हैं, या फिर थोड़ा दूर ही है, थोड़ा देर ऑटो में चले जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस तरह से। तो वो मतलब हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि सब कुछ स्थिर है, कुछ नहीं बदला। नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, यानी जो ख़रीद रहा है उसकी अगर इनकम बढ़ जाएगी, उसकी आय बढ़ जाएगी, तब भी तो ऊपर नीचे ख़रीदेगा ना। मतलब आज बढ़ गया तो वो कुछ ख़रीद लेगा कि चलो यार आज तो मेरी सैलरी इतनी हो गई है और तो मैं कुछ और कार ख़रीद लेता हूँ, मैं आज अपने लिए ये ख़रीद लेता हूँ, वो ख़रीदता हूँ, डिमांड आपकी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बढ़ा, सब स्थिर है। फिर साइज़, एज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी आकार, आयु और संरचना किसकी, जनसंख्या की, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि अगर मार्केट में कस्टमर्स ज़्यादा हो गए तो डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना। या फिर अगर आप ये सोचो कि किटकैट की डिमांड कब बढ़ेगी, जब बच्चे ज़्यादा होंगे मार्केट में, है ना। या फिर अगर पिज़्ज़ा बर्गर की रेट कब बढ़ेगी, जब एक एडल्ट, मतलब फ्रीलांसर्स, आई मीन फास्ट फूड कौन ख़रीदता है फैमिली में? आप मम्मी को तो कभी फास्ट फूड खरीदते देखोगे नहीं, आप किसको देखोगे, जो पीजी वगैरह में रहता होगा या जो अकेला रहता है, कौन बनाए ये वो। जैसे अभी स्विगी ज़ोमेटो चल रहा है कि कौन खाना बनाए, वहीं से ऑर्डर कर दो, है ना। तो ऐसा डिफरेंसेस भी नहीं आना चाहिए, मतलब लोग एक कंपोजिशन जो है उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपको ये मान के चलना सब कुछ सेम है, कोई ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, पॉपुलेशन जितनी है, कंज्यूमर्स जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं आया। तब तो वो लॉ, वो कानून लागू होगा, वो नियम लागू होगा कि कीमत बढ़ी तो डिमांड कम होगी, कीमत कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी, वो वाला। नो चेंज इन रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी तो ख़रीदने के लिए बहुत कुछ है, इस ये ख़रीदो वो ख़रीदो, तो आपके पास जो है जैसा है आप सब कुछ स्थिर मान के चलोगे। सरकार की नीतियाँ भी नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इतने सारे पॉइंट्स हैं, सबका सार एक ही, किसी में कुछ बदलाव नहीं होगा। ये जो फैक्टर माने गए थे ना, जो कारक माने गए थे कि ये सब निश्चित ये स्थिर रहते हैं, सेटेरस पेरेबस, ये कांस्टेंट या स्टेबल जो भी कहो, उस केस में ही वो नियम लागू होगा। वो कौन सा? मांग का नियम, विपरीत संबंध कीमत में और क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग की मात्रा में, ठीक है। अब ये जो वाई डू मोस्ट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
फ़िलहाल आप जो पढ़ अभी इस लेक्चर में हुआ है इसको रिवाइज़ करें, अदरवाइज़ ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आई डोंट वांट दैट। थैंक यू।